संविधान के रक्षक और मजलूमों की आवाज बन चुके हैं ओवैसी। पार्लियामेंट में बेहतर सांसद का अवार्ड पा चुके हैं ओवैसी। पार्लियामेंट में बेहतर सांसद का अवार्ड पा चुके देश के चर्चित संविधान के रक्षक और मजलूमों की आवाज बनकर एक सच्चे और अच्छे देशभक्ति के रूप में अपना नाम शुमार किए जाने वाले राजनीतिकों में एक AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनका साथ देने की जरूरत है। आज पूरे देश में जनाब ओवैसी एक ऐसे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं जो गंगा जमनी की तहजीब को साबित करते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आवाज़ों को पार्लियामेंट में बुलंद करते रहते हैं। यही कारण है कि आज उनकी पार्टी हैदराबाद से चलते हुए देश के कई एक राज्यों में अपनी सल्तनत और अपनी पहचान बनाते हुए पतंग के सहारे पूरे देश में उभरते हुए आकाश को छूते नजर आ रहे हैं। उनकी आवाज़ों को और उनके विचारों को अपना समझते हुए मैं भी काराकाट लोकसभा से AIMIM की उम्मीदवार बनकर चुनावी दंगल में कूद चुकी हूँ। जिस तरह से पार्लियामेंट में देश की आवाज़ बनकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब ओवैसी उठाते रहते हैं, मैं भी लोगों से वादा करती हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सेविका के रूप में सांसद बनकर पार्लियामेंट में पहुंचती हूं तो काराकाट के चप्पे चप्पे की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाती रहूंगी। आज इस क्षेत्र से जो भी प्रतिनिधि पार्लियामेंट पहुंचे वे क्षेत्र की आवाज नहीं उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ की आवाज उठाते रहे हैं। यही कारण है कि आज काराकाट लोकसभा बहुत मजबूत होते हुए भी काफी पिछड़ा हुआ है। श्रीमती प्रियंका गांधी का यह भी कहना है कि मैं जिला पार्षद बनकर अपने क्षेत्र का विकास काफी तेजी से की हूँ क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। मैं इस क्षेत्र की बहू और बेटी हूँ। शिक्षित और तजुर्बेकार महिला होने के कारण मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर काराकाट की जनता ने मुझे अपना सेविका बना लिया तो वह दिन दूर नहीं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र को विकास की दौड़ में शामिल होते हुए चार चांद लगा दूंगी। उसके लिए मुझे एक बार मौका दे, एक सेविका के रूप में मुझे पार्लियामेंट भेजें ताकि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। बताया जाता है कि इसी उद्देश्य से प्रियंका चौधरी अपने पति गांधी चौधरी और अपने चाहने वालों के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यह निवेदन कर रही हैं कि काराकाट की सुंदरता और इस क्षेत्र की कठिनाइयां दूर करने के लिए ही चुनाव मैदान में आई हूं ताकि आप लोग मुझे वोट दें। लोकल होने के कारण मुझे इस क्षेत्र से काफ़ी प्रेम और प्यार है। मैं चाहती हूं कि यह क्षेत्र सजा धजा हो और प्रत्येक मामलों में यह क्षेत्र देश के नंबर 1 मुकाम पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अच्छा, एक सवाल है कि AIM की उम्मीदवार क्यों बनी है आप? जी, आप सबको तो पता ही है कि AIM जो है वो एक राष्ट्र के संविधान को मानने वाली पार्टी है, अंबेडकर जी को मानने वाली पार्टी है। इसके अलावा ओवैसी साहब जो हैं उनको बेस्ट सांसद का पुरस्कार मिला है और जैसी बातें वो करते हैं महिला के अपलिफ्टमेंट के बारे में या फिर गरीबी के बारे में, बच्चों की अशिक्षा को हटाने के बारे में, तो ये सारी उनकी जो सोच है वो सब विचार से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और इसीलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि ओवैसी साहब जो है वो BJP की बी टीम है। अगर आप बात करते हैं कि BJP की बी टीम ये है तो आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है कुछ दिनों पहले जो कि RJD ने और नीतीश जी ने एक मीटिंग रखा था, उस मीटिंग में ये मुस्लिम्स को इंक्लूड करते ये लोग एक थे जी कुछ समय पहले की बात है कि उस टाइम तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि मीन्स पूरी तरह से MIM को ये डिक्लेयर कर देना है कि ये बी टीम है। बट ये एक बात होती है ना कि सच्चाई कभी छिपाए नहीं छिपती, वही सच्चाई जो है तेजस्वी जी ने पूर्णिया वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दिया। मीसा भारती जी ने कंफर्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर आप इंडिया अलायंस को वोट नहीं देते हैं तो NDA को दीजिए। मीसा भारती ने कहा कि दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक ही हैं तो अब आप बताइए कि मुस्लिम्स के लिए क्या रास्ता बच जाता है। उन्होंने दोनों पर भरोसा करके देख लिया है। RJD जो है उसको वो अपने कंधे पे इतने दिन तक उठाते रहे
और बदले में उनको क्या मिला? जितना उनका हिस्सेदारी होना चाहिए भागीदारी के हिसाब से तो नहीं मिला। तो अब जो है समय आ गया है मुस्लिम्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी कि जो उनका विकास काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रुका हुआ था अब वो फिर से जारी हो। और इस बार का जो चुनाव है वो उस चीज़ का एक सबूत है, एक प्रमाण है कि इस बार लोग सही उम्मीदवार को चुनेंगे और अपना जो मत है उसे देंगे जो उनका विकास करेगा। देखिए, प्रियंका गांधी हुई हैं और प्रियंका चौधरी के नाम से ये जानी जाती हैं। गांधी इसलिए लगा है कि आप जान रहे हैं कि गांधी जी की ये होनहार शिक्षित पत्नी हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि ये ज़िला पार्षद भी हैं और ज़िला पार्षद होने के नाते इन्होंने जो कार्य कर दिखाया है वो सभी क्षेत्र के लोगों के ज़ुबान पे है। आज ये लोकसभा की प्रत्याशी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप यहाँ देख लें कि AIM से ये जुड़ी हुई हैं, AIM से ये प्रत्याशी बनी हैं और ये प्रत्याशी उस क्षेत्र से बनी हैं जहाँ का नाम काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। आप ये भी जान रहे हैं कि काराकाट लोकसभा से एक महारथी यहाँ चुनाव मैदान में आ चुके हैं। एक तरफ इंडिया की गठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ NDA की प्रत्याशी हैं, तीसरी तरफ यहाँ पे चर्चित कुछ वैसे लोग आ गए हैं जो स्वतंत्र रूप से लड़ने जा रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट रूप से लड़ने जा रहे हैं। उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रियंका चौधरी भी चुनावी मैदान में कूद चुकी है, डंके की चोट पे कूद चुकी हैं और इसलिए कूदी हैं कि इन्हें काफ़ी भरोसा है इस क्षेत्र के लोगों से कि मुझे सांसद बनाएंगे, पार्लियामेंट में भेजेंगे और इसलिए भेजेंगे कि इस क्षेत्र का विकास जो अवरुद्ध है, जो नहीं हो सका है, वो प्रियंका चौधरी के हाथों उनके करकमलों द्वारा होगा। तो मैं रूबरू करा रहा हूँ प्रियंका चौधरी से रूबरू करा रहा हूँ कि क्या इनका मंशा है, क्यों चुनाव मैदान में ये कूदी है, क्या इनकी सोच है, किस तरह से ये विकास करने जा रही हैं, क्या अपने मतदाताओं से ये कहेंगी। इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। प्रियंका जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आपके चैनल के द्वारा मेरे विचार को जाना। पहला सवाल है कि आप एक महिला होने के नाते आप लंबे सफ़र में आप कूद चुकी हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव मैदान में हैं। कैसा लग रहा है ये आप चुनाव में? जी, आज के दौर में महिलाएं जो हैं वो पीछे नहीं है, ये तो जग जाहिर है। जैसे कि आप अवनी को देख लीजिए, वो आसमान में जो है फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। गीता गोपीनाथ को देख लीजिए। इंदिरा गांधी जो अब हमारे बीच नहीं है लेकिन वो भी एक आयरन लेडी थी। आयरन मैन हमने नहीं लेकिन आयरन लेडी हमने सुना है। तो आज हम जान सकते हैं कि आज का जो दौर है उसमें चाहे वो मैन हो या वीमेन हो, औरत हो या आदमी, दोनों ही समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस हिसाब से चुनाव के बाद, जो आज़ादी के बाद यहाँ जो चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद मैं पहली महिला प्रत्याशी हूँ और वो भी EBC से, अत्यंत पिछड़े वर्ग से। तो लोग का जो सपोर्ट है मुझे मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जो बेटी इनके बीच की पली बढ़ी है, इनके लिए रही है और वर्तमान में जिला पार्षद रहकर नासरीगंज पश्चिमी की जो इनका सेवा कर रही है, तो वो इस सेवा से ऊपर उठ के इनका सेवा करना चाहती है। तो इस चीज़ को लोग जो है ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानेंगे, लोग अच्छी तरह जानेंगे, क्योंकि मेरा किया हुआ जो सेवा भाव है वही लोगों के मुँह पर जो है उस चीज़ का सबूत है कि लोग के लिए मैं यहाँ लोग की डिमांड पे मैं उतरी हूँ। लोग चाहते थे कि मैं उतरूँ और इसलिए जो है भगवान की कृपा से, अल्लाह की दुआ से आज उनका आशीर्वाद है, सबका साथ है, जिसकी वजह से मैं MIM के थ्रू आप के चैनल से बता रही हूँ कि मैं इस पार्टी से खड़ी हूँ। एक सवाल ये है कि आप AIM की प्रत्याशी बन चुकी हैं, चुनाव मैदान में कूद चुकी हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, कैसा लग रहा है? लोगों का प्यार स्नेह कैसा मिल रहा है आपको? जी, काफ़ी समर्थन मिल रहा है लोगों का, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है, भैया भाभी चाचा चाची। और आपको एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि हम काराकाट लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा आ रहे हैं, तो उसमें नबीनगर जो है विधानसभा, मैं वहाँ की नतनी हूँ। अच्छा। वो मेरा ननिहाल पड़ता है। और डेहरी विधानसभा जो है वो मेरा मायका है।
और अमियावर पंचायत जो कि नोखा विधानसभा में आ रहा है, वहाँ की मैं बहू हूँ। तो जब कोई बेटी 3 जगह विधानसभा से बिलोंग कर रही है, फर्स्ट बार में वो जिला पार्षद में उतरी इलेक्शंस में, और लोग के प्यार, स्नेह, सपोर्ट और भरोसे से वो जब यहाँ पर आगे बढ़ी, एक बार में जीत हासिल की, जो कि काफ़ी के लिए इम्पॉसिबल होता है, तो ये ज़रूर उम्मीद रखती है कि लोग जानते हैं कि उनकी बेटी बहू जो भी अब तक की है, वो आगे उस चीज़ को, उस विकास को और उनकी उम्मीद को और ज़्यादा उनकी उम्मीद पर खड़ा उतरेगी, और जो बेस्ट होगा इस क्षेत्र के लिए, इसके विकास के लिए, वो सब करेगी। देखिए, प्रियंका चौधरी हैं, और प्रियंका चौधरी आप देख रहे हैं कि फराटेदार अंदाज में ये जो जवाब देती नज़र आ रही हैं। इनका कहना है कि ये लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जहां मेरा मायका भी है, मेरा ससुराल भी है, यानी सब कुछ मेरा तन मन धन यहीं है, और यही कारण है कि मैं इस चुनाव मैदान में आई हूँ। जाहिर चीज़ है कि अगर मुझे सांसद लोग बनाते हैं तो इस क्षेत्र को मैं एक सेवा भाव से देखूंगी और विकास करूंगी। जैसा ये बता रही हैं कि इस क्षेत्र से मुझे काफ़ी प्रेम है, काफ़ी लगाव है, और इसलिए लगाव है कि मेरा सब कुछ यहाँ है, तन है, धन है, मन है, सब कुछ यहाँ है, और इसलिए मुझे जिस ओर भी मैं जा रही हूँ लोगों को, और जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं बाहरी हैं। जाहिर चीज़ है कि ये जैसा बता रही हैं कि मेरा यहाँ मायका भी है, मेरा सब कुछ है, मेरा घर भी है, यानी पिता भी यहाँ हैं, ससुर भी यहाँ हैं, ससुराल भी यहाँ हैं, और ऐसा रिश्ता मेरा बना हुआ है कि सभी लोग मुझे प्यार से देख रहे हैं, मुझे स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि मुझे वो लोग सांसद बनाना चाहते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप बीइंग ए महिला AIM के प्रतिनिधि के रूप में, AIM के प्रत्याशी के रूप में महिलाओं से क्या अपील करेंगी आप? मैं महिलाओं से ये अपील करूंगी कि अब वो समय चला गया जब महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी का काम देखती थी। अब ऐसा दौर है कि महिला जो है, अगर वो शिक्षित हो और उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, केवल शिक्षा की बात को लेकर नहीं, ऐसे भी मैं कहूँगी कि अगर हम गांव घर देख लें तो गांव में होता है कि महिला जो है घर का तो काम करती हैं, साथ में खेती बाड़ी सब चीज़ करती हैं। तो अब ये समय है उन सब महिलाओं के लिए कि वो अपने लिए आज के समय में एक अच्छा नेता चुनें, जो उनकी बात को संसद भवन तक ले जाए, उनको रिप्रेजेंट करे, उनके उत्थीकरण के लिए काम करे। अगर मैं सांसद बनती हूँ तो मैं अपने आप को सांसद नहीं मानती हूँ। मेरा मानना है कि लोग जो हैं आज तक मुझे अपनी बेटी बहू बना कर रखे हैं, मुझे बस वही प्यार चाहिए। मुझे सांसद बनने का जो है वो प्यार नहीं चाहिए कि आप सांसद बन गई। सांसद बस एक डेजिग्नेशन रहेगा मेरे लिए। मैं उनकी आवाज़ बनकर जाना चाहती हूँ दिल्ली में, ताकि लोग इस चीज़ को, जो भी उनके अंदर मीन्स जो भी चाहत है अपने विकास को, जो अब तक रुका देखे हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं जो है मैं दिल्ली में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अगर मैं सांसद बनती हूँ तो वैसे कंडीशन में मैं महिलाओं के लिए जो है बहुत सारा कार्य करूँगी। जैसे कि कुछ महिलाएं जो है उनके लिए मैं प्रखंड वाइज सिलाई ट्रेनिंग सेंटर होता है वो मैं खुलवाऊंगी, ताकि वो जो है बैंक लोन उसके थ्रू एसेस कर सके, जो भी सर्टिफिकेट्स मिले उनके बेसिस पे वो एक नया रोजगार स्टार्ट कर सके। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आजकल निजीकरण का क्षेत्र है, तो निजीकरण के क्षेत्र में सबको सरकारी नौकरी मिल जाए मैं उसका दावा नहीं करती, लेकिन जो प्राइवेट तौर पे हैं या अशिक्षित हैं उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि उनके लिए मैं ये करूँगी, रोजगार देने का जी, मैं उनको रोज़गार दूंगी। उसके अलावा मेरे 6 विधानसभा में एटलीस्ट एक फैक्ट्री होगी जो कि 4 से 5 हज़ार लोगों को वहाँ रोज़गार दे। भले वो बाहर के कंपैरिजन में यहाँ 2-4 हज़ार कम कमाएंगे, लेकिन अपने परिवार के बीच रह के कमाएंगे और सुरक्षित ढंग से कमाएंगे, जिसमें महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उनको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा कि वो यहाँ ज़्यादा काम करेंगे। बिसाइड दैट, इसके अलावा जो पढ़ाई की बात की जाए तो हम आज के टाइम पे जो पटना और दिल्ली में देख रहे हैं कोचिंग सेंटर्स, तो मेरे रहने पर अगर मैं जीतती हूँ तो मेरे द्वारा निर्माण किया जाएगा ऐसे कोचिंग सेंटर्स का जहाँ पर बेस्ट टीचर्स होंगे जो फ्री में एजुकेशन देंगे बच्चों को, और साथ में एकोमोडेशन के साथ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन मैं मैनेज करके लोगों को वो शिक्षा, जिस चीज़ से वो बच्चे, गरीब बच्चे दूर रहे हैं, वो सारी शिक्षा उन लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगी जिसके वो हकदार हैं,
ताकि बच्चों को जो है पटना और कोटा, दिल्ली ये सब जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो सिविल सर्विस बेस्ट जो जॉब्स हो गवर्नमेंट के, वो सब यहाँ पर अपने क्षेत्र में रह के निकाल सके। मेरा मानना है कि काराकाट की पहचान होनी चाहिए शिक्षा के द्वारा, क्योंकि प्राचीन बिहार में विक्रमशिला, नालंदा, उस यूनिवर्सिटी की जो पहचान थी, वहाँ पर लोग पढ़ने के लिए जो है देश विदेश से आते थे। हिंगसेंग, फिर उसके बाद फाहैन, ये सब जो चाइनीज़ है जिनके बड़े बड़े लिखे हुए बुक हैं, फेमस प्रख्यात बुक। तो मैं चाहती हूँ कि जो प्राचीन बिहार का गौरव था वो मेरे काराकाट क्षेत्र में लौटे, ताकि लोग जो है यहाँ फ़ख्र से कह सके कि यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो रोहतास में जो है सबसे हाईएस्ट पर है। और नॉट ओनली इन रोहतास, मैं चाहती हूँ कि ये पूरे बिहार में और ओवरऑल इंडिया में जो है हाईएस्ट रेट पे जाए। यहाँ की शिक्षा, यहाँ की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है, ऐसा हथियार है कि वो कभी किसी को ना भूखे मरने देगी और ना ही कभी किसी से धोखा खाने देगी। एक सवाल ये है कि इसके पहले जो भी यहाँ एमपीज़ रहे हैं या एमपी बन के जो आपको मिनिस्टर भी बने हैं, तो क्या वो लोग इस तरह के काम को अंजाम? उपेंद्र कुशवाहा जी जो है अमयार पंचायत को गोद लिए थे। महाबली सिंह भी यहाँ रह चुके हैं 2 बार, लेकिन उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में कोई काम विकास का नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ की आप पुल की बात कर लीजिए, पाली पुल, तो पाली पुल का हश्र हम देख रहे हैं कि कितने दिन से जो है व्यवसाय काफ़ी हद तक रुकावट में पड़ी हुई है, वो बंद है। उसको मैं अगर आगे बढ़ी तो मैं उस चीज़ को ज़रूर फिर से ओपन करवाना चाहूँगी, वो रास्ता बनवाना चाहूँगी उस पुल को। वो जो ब्रिज टूट गया है। जी, वो जो पुल टूटा हुआ है। डालमिया नगर फैक्ट्री में आज तक सर्वे ही होता हुआ है कि मीन्स सर्वे किया जा रहा है कि फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन आज तक कोई जो है सांसद उसमें कूदे नहीं है कि हाँ लोगों को रोजगार चाहिए, कुछ होना चाहिए। ओबरा का कालीन उद्योग पूरे इंडिया भर में जो प्रख्यात है, उस चीज़ को ओबरा और गोह का कालीन उद्योग आज पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो हाथ का कला है, इस ओबरा के कालीन को लोग कश्मीर में जाके खरीद रहे हैं, और आज हमारा ये हश्र है कि ओबरा और गोह का जो कालीन उद्योग है वो पूरी तरह से ठप है, और हम मजबूर हैं दूसरों के हाथ, जो क्षमता मेरे हाथ में जो गुण है उस चीज़ को हम उभार सकते हैं ना। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ की कारपेट वाली हो गई, वो घर घर जो बंद पड़ा है और जो घर घर में उद्योग था पहले का चला पारंपरिक, वो ज़रूर फिर से स्टार्ट हो। और जैसा कि मैं कह चुकी कि इंडस्ट्रीज़ तो जो भी होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में सबके लिए खुलवाऊंगी, छोटे पैमाने पे कि 100 रोज़गार सबको मिले। और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो फिजिकल ट्रेनिंग्स ये सब से रिलेटेड है, उनके लिए कहना चाहूँगी कि फिजिकल ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर कोच के साथ उनको जो है जो भी उनके बॉडी बिल्डिंग और फिजिकल बेसिस पे जो एग्जामिनेशंस है, उसके लिए मैं वैसा प्रॉपर सेंटर खुलवाऊंगी जो कि फ्री में उन लोगों को ट्रेनिंग देगा और साथ में शिक्षा भी। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि काराकाट लोकसभा में एक बड़े स्टेडियम की ज़रूरत है, जहाँ पर जी एक बड़े स्टेडियम की ज़रूरत है जहाँ पर बच्चे अपना हुनर दिखा सके, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो। यहाँ पर ना कोई प्रॉपर कोच है, ना कोई प्रॉपर स्टेडियम है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही एक क्षेत्र नहीं है जिसमें बच्चे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उस टैलेंट को उभारने के लिए यहाँ कोच के साथ वो सारी फैसिलिटीज़ इनको दी जाएगी। और पेंशन, जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको 400 से 500 मात्र पेंशन यहाँ मिलता है, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी और मैं पक्का इस आवाज़ को जो है अपने बुलंद करते हुए संसद भवन में बोलूँगी कि जो 400-500 हमें मिलता है और जो 5 kg के राशन के लिए हम दर दर भटकते हैं, दिन का इंतज़ार करते हैं कि किस दिन हमें राशन मिलेगा, तो वो हालत अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र में नहीं आने वाला है। लोग अपने आवाज़ को ऊंचा करते हुए जो है अब सरकार से अपना मांग करेंगे। पेंशन अगर हम जोड़ लेते हैं रोज़ के हिसाब से, अगर आप 20 रुपये नाश्ता भी जोड़िए तो पूरे महीने भर में 600 रुपये खर्च। कोई आदमी एक टाइम का अगर खाना भी पूरे महीने नहीं खा पा रहा है तो उस पेंशन में वो क्या करेगा?
अगर उसको भी हम जोड़ते हैं तो कम से कम मंथली 2000 जो है वो लोगों को पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर के क्षेत्र में मिल रहा है, हरियाणा साइड मिल रहा है 8000 9000, कुछ कुछ जगह है जहाँ पेंशन मिल रहा है। तो ये लोगों का जो है ये उनका अधिकार बनता है। आखिर वो उतने साल तक टैक्स भरे हैं, सरकार को आज हम एक माचिस की डिब्बिया पर भी टैक्स दे रहे हैं, तो ये टैक्स हमारा जाएगा क्या? वो टैक्स हमारे बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए ना। यानी आप सांसद अगर बन जाती हैं तो जी। शिक्षा पे ध्यान है, जी। खेल पे ध्यान है, और साथ ही साथ यहाँ पे रोजगार का ध्यान है, ये सारी चीज़ों को आप मुहैया कराएंगे। जी। और किसान के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको जो 6000 का मिलता है सालाना, वो 6000 से ज़्यादा तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल उठ जाता है, खेती बाड़ी करने में सही समय पे पानी नहीं आता, और किसान के लिए जो है अगर उनका फसल मरता है तो वो किसी बेटे से कम नहीं होता है, क्योंकि उस चीज़ को वो उतना सींचते हैं, अपना पसीना देते हैं। और जो 6000 सालाना सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही हो, उनके आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है। उस 6000 से ज़्यादा उनका बिजली बिल गिर रहा है मोटर के द्वारा, उनका फसल जो है सही टाइम पे पानी नहीं मिलने की वजह से बर्बाद हो रहा है। ऐसे में उनको जो लोन मिल रहा है वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। जो बीज सरकारी आता है या यूरिया का जो ब्लैक मार्केटिंग होता है, ये सब के बीच में किसान अपने आप को दबा महसूस करता है, और कभी कभी मजबूरन उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। तो काराकाट की ये बेटी जो है कभी भी अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनका परिवार मेरा परिवार है। अगर यहाँ की क्षेत्र की बेटी, ये बात है क्षेत्रीय की और बाहरी की, अगर क्षेत्र की कोई जीतती है तो या जीतते हैं तो वो ज़रूर है कि अपने क्षेत्र के परिवार को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि ये उनका परिवार है। वो बाहरी की तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनको जो है उनसे उनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि एक परिवार में रह के जो है एक भावना जुड़ा होता है। जैसे कि बाहरी पूर्व सांसद या विधायक जी जो भी आए और जो किए, तो आप जान रहे हैं, अवगत होंगे कि वो लोग क्या विकास किए हैं। विकास के नाम पे तो कुछ नहीं किए हैं। खुद मेरा पंचायत एग्जाम्पल है, जहाँ की मेरी सासू माँ और मैंने मिल कर के जो यहाँ पर विकास का काम किया है, उस चीज़ को अगर नज़र में रखा जाए तो लोग जो है इस बार अपने आँखों की पट्टी हटाने वाले हैं और अपना सही मत जो है 1 जून को सही व्यक्ति को देने वाले हैं। इस पंचायत को तो उपेंद्र कुशवाहा गोद लिए थे। जी जी। तो गोद लेने के बाद उन्होंने कैसा काम किया? जी, गोद लेने के बाद तो मुझे लगता है कि मेरे रहते तो वो आए भी नहीं हैं यहाँ पर। तो उन्होंने काम क्या किया? काम तो उन्होंने कुछ नहीं करवाया है। यहाँ की अगर बात की जाए फील्ड की, तो फील्ड की साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, और ये तो तब की बात है जब हमें कोई पद नहीं मिला था। जब मेरी मुखिया बन गई सासू माँ राम दुलारी देवी जी, तो उन्होंने जो है पीसीसी का काम करवाया, यहाँ पर समुदाय भवन का निर्माण करवाया गया, कितने जगह सौदागृह बना, और ये सब तो सरकार की योजना के तहत हुआ। लेकिन क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा था कि मुझे लोग का हेल्प करना है, लोग के हित के लिए काम करना, तभी तो आखिर वो की ना। नहीं तो अगर उनके मन में नहीं रहता तो वो नहीं करती। उससे पहले भी मेरे पति की अगर बात की जाए, गांधी चौधरी जी की, जैसे कि सबको ही जानते हैं कि वो प्रख्यात समाज सेवी हैं, बट कोरोना में जिस टाइम पे फंड आता है सरकार की तरफ से करने के लिए काम, गांधी जी किसी पद पर नहीं थे, किसी स्वार्थ के बिना उन्होंने घर घर जाके लोगों को राशन बांटा, सैनिटाइज़र बांटा है, मास्क बांटा है, गली मोहल्ले को सैनिटाइज करवाया है। अपने जो भी गांव घर के क्षेत्र हैं, यहाँ के बालक को आगे पढ़ाई करने के लिए या फिर जो एग्ज़ामिनेशंस देने जाती हैं लड़कियाँ 10th में 12th में, उनके लिए जो है फ्री में सुविधा गाड़ी की। तो मैं चाहती हूँ कि जो कार्य हम कर रहे हैं अपने अमयावर पंचायत के लिए या फिर अपने प्रखंड जो नासरीगंज पश्चिमी के लिए, वो जो है ब्रॉड स्केल पे जाए और लोगों सब लोग तक वो जो हित का है काम वो पहुंचना चाहिए। क्योंकि हर लोग की जो चाहत है वो है कि उनका जो जीवन का स्तर है वो ऊपर उठे, और ऊपर उठने के लिए जो भी चाहिए, जो बेटर होगा, जितना योगदान हो पाएगा इस बेटी से, ये बहू से, ये वादा करती है कि वो उनको देगी, पूरा करेगी। जी, पूरा करेगी। देखिए, प्रियंका चौधरी काफ़ी बेबाक ढंग से जो बात कर रही हैं, जो वादा कर रही हैं, लोगों की हित की सोच रख रही हैं। जाहिर चीज़ है कि ये इसलिए कह रही हैं कि इस क्षेत्र की ये बहू भी हैं, बेटी भी हैं। इन्होंने जैसा कहा है कि इस लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पे हमारे पिता भी रहे हैं, जहाँ पे हमारी मम्मी भी रही हैं, जहाँ पे हमारा ससुराल भी रहा है। मैं 3 विधानसभा
क्षेत्र की एक होनहार बेटी के रूप में हूँ, बहू के रूप में हूँ। मैं ये भी बता दूँ कि एक तरफ आप जान रहे हैं कि ओवैसी जी जिस तरह से अपने देश के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जो बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब, वो भी इस क्षेत्र के लिए, अपने बिहार के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका चौधरी भी उसी लय में, उसी कड़ी में ये जुड़ती नज़र आ रही हैं और ये कहते नज़र आ रही है कि अगर मैं काराकाट की सांसद बनती हूँ तो अपने क्षेत्र में मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा, एक इतिहास रचने का काम करूंगी और इसलिए करूंगी कि मैं यहाँ की बहू है, बेटी हूँ, यानी अपने परिवार के लिए मैं काम करूंगी और परिवार हमारा इसलिए पूरा काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। जाहिर चीज़ है कि इनका विचार जो है, इनकी सोच जो है, कहीं ना कहीं इनके काफ़ी दम है और दम अगर है तो कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई को दिखाते हुए ये करने का भी काम करेंगे। तो एक सवाल है प्रियंका जी आपसे कि एक तरफ जैसे कहा जाता है कि इसमें आप जवाब क्या देंगे? अच्छा, एक सवाल है आपसे कि जनरली कहा जाता है कि AIM के खिलाफ मुसलमान भी रहते हैं और मुसलमानों का रुझान राजद की ओर ज़्यादा है, लालटेन की ओर ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे आप? जी, वो पहले की बात थी कि मुस्लिम्स जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे, RJD को सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। बट एट प्रेजेंट मैं अब की बात बताती हूँ, जो उनके साथ पार्शियलिटी हुआ है, जो उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो अब उनके आँख से वो पट्टी हट चुकी है। उनका जो दिल और दिमाग इसमें है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिना साहब जो कि शहाबुद्दीन जी की पत्नी हैं, सिवान में उनके साथ क्या हुआ। उनके साथ जैसा चीट किया गया है, जैसा उनको धोखा दिया गया है, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पूर्णिया में हमने देखा कि पप्पू यादव जी जो हैं, जो लायक थे, वो उस पार्टी के हकदार थे, उस पोजीशन के हकदार थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन उनको नहीं मिला। तो जब वो खुद के लोग नहीं हुए RJD, तो वो दूसरों के क्या होंगे। 18% पॉपुलेशन रहते हुए RJD में टिकट मिला मुस्लिम्स को सिर्फ 2, और बाकी 14% रहते हुए उनको यादव को मिला टिकट 9। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जब बात की जा रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि मीन्स जिनका जो हक बनता है उतना तो उनको मिलना चाहिए था। आज भी हम RJD में कोई बड़ा मुस्लिम का चेहरा नहीं देख रहे हैं, कोई लीडर में कोई बड़ा लीडर तो नहीं देख रहे हैं जो रिप्रेजेंट करे। तो ये जो है उनका पारिवारिक जो राजनीति चल रहा है, उससे ऊपर उनको उठना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि जो पार्शियलिटी अब तक हुई उनके साथ, अब तक जो मुस्लिम सताए गए, जो भी वो विश्वास कर रहे थे, अब उनको उससे ऊपर उठना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ओवैसी जी ने कुछ सोच समझ के ही अपने पार्टी को जो है यहाँ पर उतारा है बिहार में, ताकि जो मुस्लिम समुदाय है उनको उनका हक मिल सके। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, वो अम्बेडकरवादी हैं, वो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक मानते हैं, और संसद भवन में जितना वो हिंदू के लिए उठाते हैं आवाज़, उतना ही मुस्लिम के लिए उठाते हैं। CAA बिल को फाड़ने वाले वही थे, किसी को अपना मानने वाले और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले वही हैं, तभी तो उनको जो है बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला, नहीं तो किसी और को भी मिल सकता था उतने पार्लियामेंटेरियंस के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है वो समय आ गया है। 2024 खुद में एक बड़ा सबूत देने वाला है इस बार का चुनाव का परिणाम, कि लोग जो है अब जागृत हो गए हैं, अब पहले जैसा उनके साथ जो है धोखा नहीं होने वाला है। जी, जो मेरे मतदाता हैं उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि इस बार 1 जून का जो चरण है चुनाव का, उसमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और जो लायक उम्मीदवार हैं, जो आपके विकास के लिए सोचेगा, आपके क्षेत्रीय विकास के लिए सोचेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपकी अशिक्षा गरीबी दूर करेगा, उसी को अपना वोट दीजिए। और अभी आप देख रहे हैं कि एक्टिंग्स तो बहुत ज़्यादा चल रही है चारों तरफ, कहीं जो है लोग पहुंच रहे हैं, कहीं गले लगा रहे हैं, कहीं सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, यहाँ हॉट मचा हुआ है, हॉट सीट बना है आज के टाइम पे काराकाट लोकसभा। लेकिन यही लोकसभा तब तक लोग के नज़र में नहीं था जब इसके विकास की ज़रूरत थी। इसको आज बना हुआ है क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है, तो मैनिफेस्टो इलेक्शन का सबका रहेगा, सब आएंगे, वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपके लिए जो है तारे तोड़कर ज़मीन पर ला देंगे। लेकिन सबसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि एक कहानी हमने सुनी है
कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल चूक से उसमें फंसना नहीं। तो हमें वो बाकी कबूतर की तरह नहीं बनना है जो उसमें फंस जाएंगे बाहर की बहेलियों से। हमें बनना है उस चालाक कबूतर की तरह, अपनी दिमाग का, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है जो उसमें नहीं फंसा था। उसी की सहायता से बाकी लोग बचे थे। तो इस बार जो है समय आ गया है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का यूज़ कीजिए और पहचानिए कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। क्योंकि बहरूपिया तो बहुत आएंगे, लेकिन जो सच्चाई के साथ सामने आए वही आपका अपना है, वही आपका विकास करेगा। एक जो दिल्ली का जो एक पोजीशन है, वहाँ ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है जो आपके आवाज़ को उठा सके। तो आवाज़ को उठाने के लिए उसमें उतना हौसला, उसमें उतनी समझदारी, उसकी शिक्षा उस लेवल की होनी चाहिए जो आपका चेहरा बन के वहाँ जाए। तो बिहार की जो पहचान है वो ऐसा होना चाहिए जो इनके गरीब के बीच से उठेगा वही उनके आवाज़ को ले जाएगा, जो शिक्षित होगा वही रिप्रेजेंट करेगा। नहीं तो अगर कोई भी कमी रह गई ना तो वहाँ पर जो है आवाज़ दबते समय नहीं लगेगा। यहाँ से आप जिता कर भेज दीजिएगा, परंतु होगा क्या, वहाँ जाके लोग सिर नीचे करके बैठेंगे संसद भवन में। तो यही आप उम्मीदवार इसीलिए चुनिएगा। तो प्लीज़, काराकाट से आवाज़ कौन उठाने वाला है? जी, मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं प्रियंका चौधरी संसद भवन में जाती हूँ, लोगों के मत से जीतती हूँ, तो मैं लोगों की आवाज़ बन के वहाँ जाऊँगी। ये सिर्फ मीडियाबाजी नहीं है, जो सच्चाई है प्रियंका चौधरी की वर्तमान में जिला पार्षद के तौर पर, आज के सदन में भी सब जानते हैं कि जब भी प्रियंका चौधरी जाती है सदन में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाली अपने सदन में प्रियंका चौधरी ही होती है। तो अगर प्रियंका चौधरी संसद भवन में जाती है तो गरीबों की पुकार बनने वाली प्रियंका चौधरी ही होगी। गरीबों को रिप्रेजेंट करने वाली, दलित पिछड़े भाइयों के लिए जो चेहरा बनकर जाएगी, जो उनके रोजगार के लिए लड़ेगी, जो बेरोजगारी के खिलाफ अपना आवाज़ उठाएगी, जो शिक्षा के लिए जो है बच्चों के घर घर जाएगी ताकि हर बच्चा शिक्षित हो, हर परिवार उन्नत हो, वो प्रियंका चौधरी ही होगी। तो इसलिए जो 1 जून को आप वोट दें, प्लीज़ भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी जो भी हैं, सही अपना सोच करके अपना मत जो है 1 जून को दें। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह से ओवैसी पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं जी, तो आप भी एक शेरनी के रूप में दहाड़ेंगी क्या? जी, ये काराकाट की जो ज़मीन है वो खुद में इतना हौसला और ताकत दे देती है कि ओवैसी साहब तो अपने जगह से दहाड़ते ही हैं, लेकिन यहाँ की बेटी जब जाएगी तो उसकी जो एक एक पुकार है, एक एक आवाज़ है काराकाट की भलाई के लिए, वो सदन में गूंजेगा। जिस दिन प्रियंका चौधरी की बारी आएगी उस दिन लोग देखेंगे कि हमने सही अपना फैसला किया जो उसे जिताया। प्रियंका चौधरी जिस तरह से कह रही हैं कि जिस तरह से ओवैसी जी पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं, अपनी आवाज़ को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और मनवाने का काम करते हैं, जाहिर चीज़ है कि प्रियंका चौधरी भी अगर सांसद बनकर वहाँ पार्लियामेंट में दाखिल होंगी, जाएंगी, तो काराकाट क्षेत्र का भी ये आवाज़ उठाएंगी और उठाने के बाद यहाँ इंसाफ दिलाने का, विकास कराने का और बहुत तेज़ी से ये इस क्षेत्र को बेहतर करने का काम करिए। प्रियंका चौधरी की दीवानगी देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ओवैसी के प्रति ये जो बोल रही हैं कि देश हित में आवाज़ उठाते हैं, देश हित में आवाज़ उठाने का नतीजा ये हुआ है कि इनको संसद से में बेहतर अवार्ड प्राप्त किए हैं। और बेहतर इस अवार्ड प्राप्त इसलिए किए हैं कि संविधान के रक्षक की आवाज़ उठाने वाले ओवैसी हैं, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले ओवैसी हैं, मजलूमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले ओवैसी हैं। ओवैसी एक ऐसे नेता हैं इस देश के जो पार्लियामेंट में गूंजते नज़र आते हैं, हर पहलू पे आवाज़ उठाते हैं और इसलिए उठाते हैं कि वो एक सच्चे और अच्छे हिंदुस्तानी हैं। तो जाहिर चीज़ है कि उसी पार्टी से प्रियंका चौधरी उम्मीदवार बनी हैं, काराकाट लोकसभा से उम्मीदवार बनी हैं, इस उम्मीद के साथ बनी हैं कि उनकी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ को लोग सुनना चाहते हैं और सुनकर जाहिर चीज़ है कि ओवैसी करते नज़र आते हैं। जैसा इनका कहना है कि जिस तरह से राजद ने यहाँ के मुसलमानों के साथ गलत किया है, गलत इसलिए किया है कि आबादी के हिसाब से मात्र 2 ही सीट पूरे बिहार में दिया गया है, जबकि 18% की आबादी है, एक बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी होने के बावजूद मुसलमानों को
ठगने का काम किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि जिस शहाबुद्दीन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया राजद के पीछे, आज उन्हीं की पत्नी के साथ ये राजद वाले क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। ये मुसलमानों से अपील करती नज़र आ रही हैं कि कल तक राजद आप लोगों ने किया, आज आप लोग उस चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए और अब आप लोग ओवैसी की ओर आइए, ओवैसी के दीवाने बनिए। और ओवैसी एक ऐसे इंसान हैं कि अगर आप ओवैसी को नेता बना देते हैं, मुझे आप अगर यहाँ की सांसद काराकाट से बना देते हैं, तो जाहिर चीज़ है कि वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों का भी सपना साकार किया जाएगा। और साकार इसलिए किया जाएगा कि आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की मांग है, आप लोगों की पुकार है, उसको मैं अपने क्षेत्र में पूरा करूँगी। और पूरा इसलिए करूँगी कि मैं आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।